आज हम बात करेंगे निकाहनामे के ऊपर कि निकाहनामे की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अंडरस्टैंड करना दूल्हा दुल्हन के लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी एसेंशियल है कि इफेक्टिव मैरिज को इन फ्यूचर में उसको प्रिपेयर करने के लिए। इस पे तो न्यूमरस दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुझे कोई खातून कहती है जी मेरी तो मैरिज रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो मेरे केस में तो जी मुझे तो पता नहीं मुझे डिवोर्स भी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मेरे केस में मेरे पास निकाहनामा नहीं है लेकिन मेरा हकमहर मुझे याद है कुछ तय हुआ था, तो वो हकमहर कैसे हमें देखें इस पे लॉ बड़ा क्लियर है। लॉ कहता है कि दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स, एक वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाय लॉ रजिस्टर्ड। एक रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट को अदालत एक प्रिजम्पशन देती है, उसकी करेक्टनेस की एक प्रिजम्पशन होती है और अदालत आंखें बंद करके तस्लीम कर लेती है जिस पे टर्म्स एंड कंडीशंस है, हाँ ये ऐसे ही है। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर फिर अदालत के सामने सबसे पहले तो मामला ये आ जाएगा कि भाई ये मैरिज जो है निकाहनामा ये पता नहीं असल भी है ये नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर कि जो निकाहनामा है उसकी क्लोज 1 to 6 के अंदर हम मेनली देखते हैं कि जिसमें दूल्हा दुल्हन की जो पर्सनल उनकी स्टेटस है या उनके पर्सनल जो चीज़ें हैं वो मेंशन की जाती है, जैसे उनका नाम क्या है, उनके आईडी कार्ड की जो नंबर्स हैं और साथ में उनकी रिहाइश है और बाकी जो चीज़ें हैं। तो सर आप इसके ऊपर हमें ये बताएं कि जो टर्म्स एंड कंडीशन जानना वो क्यों इतना ज़रूरी है। ये बड़ा वैलिड सवाल है। हमने ये कहा कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहें तो हमें ये देखना होता है कि दोनों पार्टीज की इंटेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन, योर होस्ट फ्रॉम खतीजा लॉ पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे निकाहनामे के ऊपर। बेसिकली मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर दूल्हा दुल्हन शादी कर रहे हैं तो किस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर शादी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर आपके काफ़ी बेतहाशा सवाल आए थे हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और डिफरेंट सर्च इंजन्स पे। तो आज इसलिए हमने हमजा माया साहब को मदऊ किया और आज हम बात करेंगे निकाहनामे के ऊपर कि निकाहनामे की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अंडरस्टैंड करना दूल्हा दुल्हन के लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी एसेंशियल है कि इफेक्टिव मैरिज को इन फ्यूचर में उसको प्रिवेल करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर कि जो निकाहनामा है उसकी क्लोज 1 to 6 के अंदर हम मेनली देखते हैं कि जिसमें दूल्हा दुल्हन की जो पर्सनल उनकी स्टेटस है या उनके पर्सनल जो चीज़ें हैं वो मेंशन की जाती है, जैसे उनका नाम क्या है, उनके आईडी कार्ड की जो नंबर्स हैं और साथ में उनकी रिहाइश है और बाकी जो चीज़ें हैं। तो सर आप इसके ऊपर हमें ये बताएं कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन जानना वो क्यों इतना ज़रूरी है। ये बड़ा वैलिड सवाल है। हमने ये कहा कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहें तो हमें ये देखना होता है कि दोनों पार्टीज की इंटेंट क्या है और उस इंटेंट को अंडर कंसिडरेशन रखती है अदालत बाय कंसिडरिंग कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड क्या किए। निकाहनामे में जो क्लॉजेस बयान किए गए हैं उसमें मर्द जब औरत को मैरिज रिलेशनशिप की ऑफर दे रहा है और वाइफ कह रही है कि हाँ भाई मैं एग्री हूँ, मैं मतलब तुम्हारे साथ शादी कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है और वो शराइत ये हैं कि मैं इतना हकदार लूँगी, इतना खर्चा लूँगी और तुम मुझे एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी दोगे कि कल को ये ना हो कि 2 दिन 4 दिन 2 साल 5 साल 10 साल के बाद तो मुझे डिवोर्स कर दो। सो एक कॉम्प्रीहेंसिव लॉ है इसके ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिफाई कर दी गई हैं उनके ऊपर आपने बताना है कि वेदर आप इन कंडीशंस के ऊपर कोई मुतालबा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और फिर वो प्रोटेक्टेड होती हैं बाय द कोर्ट। कल को अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो फिर अदालत देखेगी कि आपने वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या डिसाइड की थी और उन टर्म्स एंड कंडीशंस की बेसिस के ऊपर आपको रेमेडी किया जाता है, आपको आपकी जो ग्रीवेंस होती है उसे एड्रेस किया जाता है, रिड्रेस किया जाता है। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसके अंदर हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं। हम बारी बारी सब के ऊपर आएंगे, महर के ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले सर मेरा आपसे ये सवाल था कि जो 1 to 6 है इसके अंदर जो दूल्हा दुल्हन की जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लिखी जाती है और उससे पहले एक चीज़ ये आती है कि जब मैरिज है एक कॉन्ट्रैक्ट है और मैरिज को हम रजिस्टर्ड, बाज़ औक़ात ये हमसे काफ़ी लोग सवाल करते हैं, औरतें सवाल करती हैं कि हमारी शादी तो होगी मगर रजिस्टर्ड नहीं है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात तो कर रहे हैं मगर सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर मैरिज हम कर रहे हैं तो क्या उसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है और अगर नहीं कराते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। देखें सबसे पहली बात यह है, इस पे तो न्यूमरस दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुझे कोई खातून कहती है जी मेरी तो मैरिज रजिस्टर्ड ही नहीं है।
तो मेरे केस में तो जी मुझे तो पता नहीं मुझे डिवोर्स भी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मेरे केस में मेरे पास निकाहनामा नहीं है, लेकिन मेरा हकमहर मुझे याद है कुछ तय हुआ था, तो वो हकमहर कैसे हमें। सो देखें, इस पे लॉ बड़ा क्लियर है। लॉ कहता है कि 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाय लॉ रजिस्टर्ड है। एक रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट को अदालत एक प्रिजम्पशन देती है, उसकी करेक्टनेस की एक एग्जम्पशन प्रिजम्पशन होती है, और अदालत आंखें बंद करके तस्लीम कर लेती है जिस पे टर्म्स एंड कंडीशंस है, हाँ ये ऐसे ही है। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर फिर अदालत के सामने सबसे पहले तो मामला ये आ जाएगा कि भाई ये मैरिज जो है, निकाहनामा, ये पता नहीं असल भी है ये नहीं है, इसमें कोई टेम्परिंग ना हो इसमें। तो वो फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव उसके अंदर एफर्ट की जाती है टू अंडरस्टैंड कि वेदर ये वाकई ही जेन्युइनली ये डॉक्यूमेंट है जो दोनों पार्टीज में साइन हो, और फिर उसके बाद अदालत जिस फैसले पे जाए। पाकिस्तान के कानून ने इसके ऊपर एक वाजिया ऑब्लिगेशन इम्पोज कर दी है कि जो भी निकाह रजिस्टर करवाने के लिए बॉडी है जो कि निकाह रजिस्ट्रार है, उसके पास मैरिज का रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। सेक्शन 5 ऑफ द फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस इसके ऊपर बहुत क्लियर है। वो ये कहता है सब सेक्शन 3 में कि अगर निकाह रजिस्ट्रार को या रेलेवेंट बॉडी को आपने मैरिज रिकॉर्ड नहीं करवाई, रिपोर्ट नहीं किया ये फैक्ट, तो आपको 3 महीने की सज़ा हो सकती है विद फाइन। ओके, इसीलिए अब हमारे माशरे में मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रिजम्पशन जो है वो लड़की वालों पे होती है, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छी पॉजिटिव एफर्ट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ख़वातीन की तरफ से कि वो अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जिम्मेदारी खुद ही ले लेते हैं। जहाँ पे भी हमने देखा है कि खामन के पास ये इख्तियार चला जाए मैरिज रजिस्टर कराने का, तो उसमें वो लाजमन कोई ना कोई ऐसा मसला, नॉट सेइंग ऑल, लेकिन कोई उसमें वो कहता जी एक तो मैं निकाहनामे की कॉपी ना दूँ, अगर मैंने निकाहनामे की कॉपी दे दी कल को ये पता नहीं मेरे खिलाफ क्या करेगी। अब उसको पता है कि उसके ऊपर हकमहर लिखा हुआ है और इसके बाद निकाहनामे की कॉपी नहीं होगी। सो एक तो ये एक मामला है। दूसरा मामला ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी हो जाता है कि हस्बैंड जो है वो सिर्फ उसको इंटरेस्ट ही होता है बस मैरिज हो जाए। ऐसा देखा है हमने, बिल्कुल। और वो निकाह को सॉलमाइज करवाने के बाद वो निकाह को रजिस्टर ही नहीं। अब क्योंकि 5(3) कहता है कि ये मैंडेटरी है, तो इसलिए देयरफॉर वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा है बाय नॉट रिपोर्टिंग, नॉट रजिस्टरिंग दैट मैरिज। ओके, अच्छा सर, आपकी ये बिल्कुल बात ठीक है, आपने कर दी है कि अगर मैरिज रजिस्टर्ड नहीं कराते क्योंकि वो करवानी ज़रूरी है, तो उसके अंदर जो निकाह उसको सज़ा होती है, जो सेक्शन आपका जो ऑर्डिनेंस रूल्स के अंदर 5 सब सेक्शन 3 है उसके तहत सज़ा होती है। मगर इसकी जो औरत है अगर उसको कोई रेमेडी से लेनी, उससे निकाह को तो फॉर एग्जांपल सज़ा होगी, मगर औरत की रेमेडी जो है उसकी अगर उसको तो स्टेक पे लगी ना उसकी शादी, तो अब सवाल ये आता है कि हम औरत को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या मैरिज डॉक्यूमेंट है निकाह नामा वो रजिस्टर्ड नहीं होता, तो क्या कोई शादी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट आता है? हाँ देखिए, इस पे ना सबसे पहले तो हमारे लॉ में रूल 21 है फैमिली लॉ रूल्स का। वो ये कहता है कि पंजाब में जो भी ख़वातीन है जो ऑब्वियसली एग्रीव्ड है कि उनके केस में मैरिज रजिस्टर नहीं हुई, उनको कंप्लेंट फाइल करनी होती है फैमिली कोर्ट के पास। फैमिली कोर्ट एक सिविल जज कम मैजिस्ट्रेट है, यानी उसके पास दोनों इख्तियारात मौजूद हैं। वो सिविल पावर्स को एंजॉय करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट्स को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ जो लॉ में ऑफेंसेस दिए गए हैं उसको भी देख रहे हैं। तो कंप्लेंट फाइल करेगी वाइफ कि मेरी शादी इस शख्स से हुई, इसने ये जिम्मेदारी ली कि मैं इसको रजिस्टर कराऊंगा, लेकिन इसने इसको रजिस्टर नहीं कराया। अब बात यह है कि कोर्ट के सामने ये देखा जाएगा सबसे पहले कि भाई वाकई ही तुम उसकी बीवी हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अब डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं है, तो अब आप इसको साबित कैसे करेंगे। तो एक नॉर्मल कोर्स में, एक आइडियल कोर्स ये होता है कि आप उसमें फिर corroborated एविडेंस देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास शादी की तस्वीरें होंगी, आप वो दे दें। शादी के गवाहान होंगे, आप वो दे दें। आपके पास कन्वर्सेशन है हस्बैंड एंड वाइफ की कि जी हम मियाँ बीवी है, आप वो दे दें। उस पर आपके मोबाइल का फोरेंसिक हो सकता है, ईमेल्स का फोरेंसिक हो सकता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको अदालत अंडर कंसिडरेशन रखते हुए ये देखती है, एवेलुएट करती है, वे करती है कि वाकई ही ये मैरिज है या ये कोई ऐसे ही ब्लैकमेलिंग का किंग टूल है। और इवेंचुअली वंस ये कोर्ट के सामने आ जाए कि भाई ये मैरिज है
और इसको रजिस्टर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी और इसने उसको रजिस्टर नहीं कराया, तो कोर्ट उसको प्रोसिक्यूट करेगी। वो 3 महीने की सज़ा है, उसे फेस करनी पड़ेगी। और इसके ऊपर न्यूमरस आपको प्रेसिडेंट्स मिल जाते हैं कि ये ऐसा हुआ है। अच्छा सर, हमारे पास अक्सर इस तरह के केसेस आते हैं जिसके अंदर ये होता है कि मैरिज जो रजिस्टर्ड नहीं होती और उनकी शादी इंटैक्ट हो जाती है और उसके बाद उनका वहाँ बच्चा हो जाता है। अब जब बच्चा हो जाता है उसके बाद जब शादी रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता, उसका आईडी कार्ड नहीं बनता। तो इस सिचुएशन के अंदर आपने तो एक प्रोसीजर हमें बता दिया है कि वो कंप्लेन फाइल करे और फैमिली कोर्ट के अंदर अपनी मैरिज रजिस्टर करा ले, जिसके अंदर निकाह जो खां होगा उसको सज़ा हो जाएगी। निकाह वहाँ को भी होगी और हस्बैंड को भी होगी, या जिसकी जिम्मेदारी है, किसी केस में वाइफ पे भी होगी। ठीक है, मतलब डिपेंड कर रहा है ना कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी अगर दोनों की नेगलिजेंस। बट ये आपका सवाल बड़ा वैलिड है। आपका पॉइंट ऑब्वियसली ये है कि मैरिज बीवी के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, अब बच्चा है उसका ना कोई डॉक्यूमेंट बन सकता है। अब वो बच्चे के लिए फिर आप दोबारा कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से जाके पहले आप डिक्लेरेशन लेंगे कि हाँ भाई मैं इसकी बीवी हूँ, ये इसी का बच्चा है, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर अदालत फिर डिक्लेयर करेगी नादरा को कि जी आप इस बच्चे की डिटेल्स को रजिस्टर करें। सो इट विल बी अ वेरी वेरी हेक्टिक एक्सरसाइज टू बी डन। देयरफॉर मैंने इसलिए आपको पहले कहा ना कि ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर हमेशा औरत को या उसकी फैमिली को इंश्योर करना चाहिए कि हम मैरिज को खुद रजिस्टर। अच्छा सर, मेरा इसमें सवाल ये भी है कि मैरिज एक रजिस्टर्ड होनी ज़रूरी है बिल्कुल, मगर जब आप देखा अक्सर हमारे पास इस तरह के केसेस आए जिसके अंदर उन्होंने शादी हुई थी, निकाह रजिस्टर्ड नहीं था, अब हस्बैंड की डेथ होगी, अब बच्चा जो है उसके अंदर उसकी आईडी कार्ड बनना, सारी चीज़ें बननी है। तो हमने जो उनको सजेस्ट किया कि आपके पास अगर निकाह नामे की कॉपी भी है तो उसकी बेसिस के ऊपर भी आप जा सकते हैं, तो कम से कम आप निकाह नामे की कॉपी अपने पास रखें जिसके अंदर आपकी जो मैरिज है या आपके जो फ्यूचर आपकी कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ सकते हैं कि मैरिज ना रजिस्टर्ड होने की वजह से, वो सेफ़ हो जाए। तो इसके ऊपर सर आपकी क्या राय है? क्या कम से कम उनको अपने पास कॉपी रखनी चाहिए? क्योंकि हम बात करें निकाह नामे की कॉन्ट्रैक्ट की, तो कम से कम आपके पास उसकी सेकेंडरी एविडेंस कॉपी हो जिसकी बेसिस के ऊपर आप कुछ चीज़ साबित कर सकें कि हमारी जो मैरिज है ये हुई है। देखिए रूल्स में तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि 4 फॉर्म्स होते हैं। जी, फॉर्म 12 होता है बेसिकली, ये उसके 4 फॉर्म्स होते हैं। ओके। एक फॉर्म यानी सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो 4 फॉर्म्स जो है उनको कंप्लीटली फिल किया जाए। और ये नॉर्मली हमने ये देखा है कि ये जो निकाह पाँ होता है वो इसको फिल करता है। अक्सर ये हो जाता है कि एक जो फॉर्म है वो लड़की के बाप ने फिल किया हुआ है, एक फॉर्म जो है वो लड़के ने किया हुआ है, एक फॉर्म जो है वो वो एक बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट बिल्ट हो जाती है। सो ये ज़रूरी है कि निकाह ख्वाह को ही उसको फिल करने दें। 4 कॉपीज़ हैं, चारों की चारों को वो फिल करेगा और इक्वली फिल करेगा। ये नहीं कि एक की क्लॉज 17 में कुछ बात आ रही है, दूसरे में कुछ आ रही है। निकाह जो है वो उसमें हक महर में एक जगह पे 20,000 लिखा हुआ आ रहा है, एक में 2 लाख लिखा हुआ आ रहा है। सो इट हैज़ टू बी मेड श्योर कि वो ये तो, और वो 4 जो कॉपीज़ हैं उनमें से 2 कॉपीज़ ऑफिशियली एक यूनियन काउंसिल के पास जाएगी, एक निकाह रजिस्ट्रार के पास जाएगी, और जो 2 बाकी कॉपीज़ हैं वो हस्बैंड और वाइफ की है। तो वाइफ को अपने पास वो कॉपी रखनी चाहिए। नेचुरली जब आप उसको रजिस्टर करवाने जा रहे हैं तो आप एक कॉपी अपनी रिटेन कर लें, एक कॉपी हस्बैंड है वो ले लेगा, और जो 2 हैं वो रजिस्ट्रेशन में चली जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास होनी चाहिए। अच्छा सर, देखिए हमने बात करी मैरिज की रजिस्ट्रेशन की, निकाह नामे की रजिस्ट्रेशन की, और अभी हम जब बात करते हैं 1 to 6 क्लॉज के अंदर जिसके अंदर दुल्हन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उनके आईडी कार्ड के नंबर्स क्या हैं, उनकी वल्दियत क्या है, उनके नाम क्या है। अब सर जो निकाह नामा होता है इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर हमारे कोर्ट के अंदर एक जनरल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ये है कि इफ़ यू वांट टू कम इन द कोर्ट्स कम विद द क्लीन हैंड्स। तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी बस इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है उसके मुताबिक करनी है, आप उसके ऊपर कोई झूठ नहीं बोलना। अब हम अक्सर ये देखते हैं कि जो मर्द हज़रात ये करते हैं कि जब दूसरी शादी कर रहे होते हैं तो वो अपने आप को कहते हैं कि हम कुंवारे हैं, मतलब उनकी पहली शादी हुई होती है। तो मैरिटल स्टेटस जब दूल्हा या दुल्हन का दोनों का आता है, अगर उसके अंदर दूल्हा या दुल्हन दोनों कोई गलत बयानी करते हैं या झूठ बोलते हैं तो उसके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ते हैं कि जी आपने अपनी जो मैरिटल स्टेटस है वही नहीं सही बताया, तो उसके ऊपर उनको कोई सज़ा है या कोई इसकी कोई सर्जनिश कानून के अंदर या निकाह नामे की कोई वैलिडिटी के अंदर कोई इफेक्ट होता है इस चीज़ के ऊपर? देखिए हस्बैंड और वाइफ के केस में निकाह नामे में क्लॉज 5 में वाइफ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने डिक्लेयर करना है कि उसका मैरिट उसका स्टेटस क्या है, मतलब वो सिंगल है या वो डिवोर्सी है।
इसी तरह हस्बैंड के केस में क्लॉज 21 के अंदर उसने ये वाज़ह करना है कि वो सिंगल है, पहले मैरिड है या वो डिवोर्सी है। अगर आप यहाँ पे असल फैक्ट्स नहीं रखेंगे तो आप गवर्नमेंट के साथ झूठ बोल रहे हैं, और नंबर 2 आप प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ये है कि आप जो आपका स्पाउस है आप उसके साथ भी झूठ बोल रहे हैं। और डिस्पाइट हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे हस्बैंड को पहले पता है कि बीवी डिवोर्स्ड है, या बीवी को पहले पता है कि हस्बैंड या तो मैरिड है या डिवोर्स्ड है, लेकिन वो वहाँ पे लिख रहा है कि मैं कमा रहा हूँ या मैं कमा रही हूँ। और उससे क्या होता है कि 6 महीने साल बाद दोनों में हालात बिगड़ जाएं तो वो दोनों में से कोई एक शख्स जो है वो उठ के जाता है और 420 की FIR करा देता है कि जी ये तो केस ऑफ फ्रॉड है, इसने हमें झूठ बोल के कि जी मैं सिंगल हूँ तो मुझसे इसने शादी की है, और फिर उसके ऊपर जो है वो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है देने के लिए। सो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो सही बयान किया जाए, क्योंकि ये प्रिजम्पशंस की बात है। आप ये साबित नहीं कर पाएंगे बाद में कि जी ये तो पता था इसको, लेकिन वो तो जी हमने सिर्फ उस टाइम पे टेक्निकलिटी से बचने के लिए, और इसकी मैं रीज़न भी बयान कर देता हूँ। ये मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये बड़ी बोनाफाइडी होती है रीज़न कि एक केस में वो कह देता है, बीवी कह देती है कि जी मैं हूँ डिवोर्स्ड लेकिन मैं सिंगल लिखवाऊंगी। उसकी वजह क्या है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हुए अगर आप डिवोर्सी हैं तो फिर आपके पास प्रीवियस डिवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपके पास वो डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नहीं कर सकते मैरिज। तो वो डिवोर्स सर्टिफिकेट से बचने के लिए कि जी हमारी या तो मैरिज जो है वो पीछे रजिस्टर्ड थी नहीं तो हम इसी तरह ही कर लेते हैं। अच्छा, उसका फिर एक कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है कि पहला हस्बैंड कल को केस इनिशिएट कर दे कि ये तो मेरी निकाह में मेरी बीवी है, अब क्या करेंगे आप, अब आप फॉर्निकेशन में आ गए, वो उससे भी बड़ा मसला बन जाएगा। सो इसलिए प्रोसीजर को फॉलो करना ये बहुत एक ज़रूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं कर रहे तो आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं, प्रोसिक्यूशन हो जाती है। तो इसलिए इट इज़ नेसेसरी कि आप अपने मैरिटल स्टेटस को एक्सप्रेसली बयान करें, और अगर आपके पास कोई और लॉजिक या रीज़न बन रही है तो वो आपको मुश्किल की तरफ ले जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा सर, आपने मैरिटल स्टेटस के बारे में तो हमें क्लियर कर दिया कि अगर आप निकाहनामा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कर रहे हैं, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी तरफ से आपकी बेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होनी चाहिए। अब सर हमने आगे बात करते हैं 7 to 11 जो निकाहनामे की क्लॉज है 7 to 11, उसके अंदर बात की गई है कि दूल्हे जो दुल्हन के वकील है या उसके गवाहों की, क्योंकि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गवाहों का आना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी हमें ये बावर करवाता है और हम पे ये बार लगाता है कि कम से कम हमारे पास 2 गवाह होने चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो सर अगर अगर हम निकाहनामा हमारा कर रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो गवाहों का होना कितना ज़रूरी है उसके अंदर? देखिए असल में तो ये इस्लाम से निकला है ना कि 2 गवाहान साबित करते हैं किसी भी फैक्ट को, और 2 या तो मेल विटनेसेस होंगे या अगर फीमेल है तो फिर 2 फीमेल विटनेस। अब खैर इसके ऊपर अब लॉ जो है वो थोड़ा आगे इवॉल्व होता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी खातून भी एक कंप्लीट विटनेस डीम की जा सकती है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो आपने सही फरमाया कि हमारे कानूनी शहादत के अंदर और निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये क्लियर स्टिपुलेशन है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी विटनेस्ड बाय 2 persons, either 2 male witnesses, adult male witnesses या फीमेल विटनेसेस। और वो विटनेसेस जो हैं इवेंचुअली कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको डिस्प्यूट राइज हो किसी भी उस क्लॉज की इंटरप्रिटेशन के ऊपर, तो फिर आप उन गवाहान को पूछ लिया करते हैं। अदालत उनसे पूछती है कि हाँ भाई ये जब निकाह हो रहा था तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी। सो अदालत उस टाइम के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को एवेलुएट करते हुए फिर क्लॉज की इंटरप्रिटेशन कर लेती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो गवाह जो हैं वो आपको इंश्योर करना है कि गवाह हो। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि वो गवाह जो है वो फौत हो गए या अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान, सर आपको उनके साथ रब्ता नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। सर इसके ऊपर तो हमें क्लैरिटी दे दी कि 2 गवाह होने ज़रूरी हैं कि अगर आप मैरिज की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो कम से कम 2 मैंडेटरी है कि जो इस्लाम भी कहता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें वो भी बताता है इस चीज़ को। अब सर बात कर लेते हैं क्लॉज 12 की, जिसके ऊपर बात की गई है कि शादी की जो सरंजाम होने की तारीख़ है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उसकी डेट कि कब से वो रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रही है, तो वो भी हमें वो निकाहनामा पे एग्जैक्ट लिखी होनी चाहिए जब हो रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लोग कहीं पीछे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, तो क्या ऐसे कोई नुकसानात होते हैं? नहीं जी, इसका बहुत नुकसान है। देखिए मैरिज से राइट बिल्ट हो रहा है ना वाइफ का,
वाइफ का राइट टू मेंटेनेंस आ गया, वाइफ का राइट टू हकमैर होगा, वाइफ मतलब इन ऑल पर्सपेक्टिव्स हस्बैंड की एक ऑब्लिगेशन बिल्ट हो रही है वाइफ की तरफ, वाइफ की हो रही है हस्बैंड की तरफ। अगर आप उसको बैक डेट में लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है बैक डेट तक से खर्चा देना पड़ेगा। शादी आज हो रही है लेकिन आप कह रहे हैं पीछे बैक डेट में, और फिर आप झूठ लहदा बोल रहे हैं सरकार के साथ, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि मैरिज जिस तारीख की है आप उसको सोलमाइज करते हुए डेट भी तभी की डाल रहे हो, ताकि कल को कोई ऐसा आपके खिलाफ क्लेम ना हो जिसके ऊपर आप कल को ये कहे कि नहीं जी। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एस्टैब्लिश, बिकॉज मैंने आपको कहा कि प्रिजम्पशन जो है वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट को, ऐसे निकाहनामा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रजिस्टर्ड हो रहा है विद गवर्नमेंट, और जब कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो जाए तो प्रिजम्पशन आ जाती है कि जो इस पर लिखा है वो दुरुस्त है, अनलेस कि आप उसको साबित करें, और वो साबित करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। अब हम बात करते हैं जो निकाहनामे की क्लॉज है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे एसेंशियल पार्ट है निकाहनामे का, और जो औरत की प्रोटेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है, वो महर की अमाउंट है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन वो बताती है कि लॉफुल कंसिडरेशन होना कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज़रूरी है। अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो सर अब जब महर की बात करते हैं तो पहली बात है महर कितनी किस्म के होते हैं, और जो महर है वो किस तरह औरत अपने निकाहनामे के अंदर लिखवाए और सिक्योर है, और किस तरह उसको लिखा जाना चाहिए, और क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, काइंडली इसके ऊपर सर हमें बताएं। देखिए, आपने बात यहाँ से स्टार्ट की कि कंसिडरेशन जी, ये तो एक बड़ा क्लियर रूल है, आज डेवलप हो चुका है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो अगेंस्ट अ कंसिडरेशन होता है। बिल्कुल। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कंसिडरेशन के अगेंस्ट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल एक मियाँ जो है वो अपनी बीवी को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज कह देता है कि मैं तुम्हें एक चांद तारे तोड़ के ला के दूंगा, या मैं तुम्हें लैंड क्रूजर गाड़ी दे दूंगा, या मैं तुम्हें कल फला जगह पे खाना खिलाऊंगा। दीज आर दी promises which are not done against a consideration and therefore these are not enforceable. ओके। अदालतें इस तरह के जो क्लॉजेज हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स उनको हवा में फेंकती हो, कहती भी ये तो सर आपकी बात ठीक है, मगर सबसे पहले हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है या महर है वो कितनी किस्म के होता है। वो महर मतलब कि महर आपका मतलब कि जो मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, प्रॉम्प्ट या डेफर्ड कहते हैं, इसके ऊपर हमें बताएं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या हैं अगर निकाहनामे के अंदर लिखवानी की। देखिए, हक महर जो है फंडामेंटली पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस है उसमें दो किस्म का हक महर है। एक वो हक महर है जो कि प्रॉम्प्ट होता है, और दूसरा जो हक महर है वो है डेफर्ड, मुअज्जल और गैर मुअज्जल। मुअज्जल और गैर मुअज्जल का जो बेसिक तस्वर है वो ये है कि आपने, ये कंसिडरेशन की बात हो रही है जो कि इस्लाम ने बहुत पहले बयान कर दी, और इसमें आप वाइफ के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आप उसके साथ एक लेट से वाइफ कहती जी मुझे शादी के एवज जो है वो तुम 1 लाख रुपए दोगे। अब वो 1 लाख रुपए या तो तय हो जाए कि मुझे मौके पे अदा कर दिया जाए, या ये हो जाए कि वो कहे जी के पीस मील में होगा, आज हम आपको 10,000 रुपये या 1 लाख रुपए मौके पे अभी दे देते हैं, बाकी जो बैलेंस पैसे हैं वो हम आपको बाद में दे देंगे। तो दोनों के दरमियान वो क्लॉज में लिख दिया गया कि भाई 10 लाख रुपए तय हुआ है, 1 लाख रुपए मुअज्जल मौके पे अदाशुद, और बाकी जो पैसे हैं वो ऑन डिमांड होंगे बाद में। ओके। ये जो ऑन डिमांड होंगे ये ऑटोमेटिकली अब गैर मुअज्जल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बाद में होने हैं, ये दिए नहीं गए मौके पे। अब कानून जो है वो इसके ऊपर कहता है कि ये जो गैर मुअज्जल हक महर होता है शरई तौर पे और औरत का राइट है, या ये किसी शर्त के साथ अटैच कर दिया जाए या आप ऑन डिमांड ले लें। और इस पे न्यूमरस हमारी जजमेंट्स हैं अदालत की कि वाइफ अपनी ज़िंदगी में, अब लेट से क्लॉज जो है वो लिखा हुआ है कि जी 9 लाख रुपए गैर मुअज्जल, वो 9 लाख रुपए गैर मुअज्जल वाइफ जो है वो एक दिन शादी के एक दिन बाद मांग ले, 1 साल बाद मांग ले, 5 साल बाद मांग ले, वो उसकी मर्जी है। अच्छा सर, मैं आपकी बात यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो महर है वो 2 किस्म के है, एक मुअज्जल और एक गैर मुअज्जल है। मुअज्जल तो ये है कि जो आपकी अमाउंट है महर की वो आपको मिलनी है निकाहनामे के ऊपर, और दूसरी जो गैर मुअज्जल निकाह पे मिलनी है। निकाहनामा जब आपका रजिस्टर्ड या जब साइन हो रहा है तब आपने अमाउंट देनी है। और दूसरी गैर मुअज्जल ये कि या तो जब आपकी वाइफ डिमांड करेगी या खुदा ना खासा जब डिसॉल्व होती है मैरिज।
अब सर बात यहाँ पे हमें ये चीज़ें समझ आ गई, आपने 2 चीज़ें हमें क्लियर कर दी कि मौजूल और गैर मौजूल का तसव्वुर क्या है, प्रॉम्प्ट और डेफर्ड ओवर का क्या तसव्वुर है। अब सर सवाल हमें यहाँ पे ये आता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो अगर गैर मौजूल की अमाउंट है वो हम कितनी लिख सकते हैं। बाज़ औक़ात हम मौलवी साहब कहते हैं कि आप 5 लाख लिखें या ज़्यादा लिखेंगे तो आपको इसकी फ़ीस ज़्यादा देनी होगी, या इतना नहीं लिख सकते। तो क्या इसके अंदर कोई लिमिटेशन है महर के अंदर कि आप इतनी अमाउंट लिखवा सकते हैं, या आप घर प्रॉपर्टी हर चीज़ दे सकते हैं, लिखवा सकते हैं? और उसके अंदर दूसरी चीज़ ये, मैं आपसे आपको ये सवाल कर लेता हूँ कि उसके अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखी जाती है दूल्हा दुल्हन की, कि जो वो डिमांड कर रहे हैं क्या वो वैलिड है, इतनी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? देखिए- एक चीज़ों पर क्लैरिटी दे दें। देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अक्सर देखा है हमने कि हस्बैंड जो है वो नौकरी पेशा आदमी है, 15-20 हज़ार उसकी तनख्वाह है और हक महर उसने 15 लाख रुपए लिखवा दिए। अब इसके ऊपर लॉ इसको ऐसे देखता है कि एक हस्बैंड ने वाइफ को ल्योर किया है, जी उसने उसको तासुर दिया है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया है, ऑफर किया है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो ये मैं तुम्हें देता हूँ। भाई अगर अब तुम्हारे पास है या नहीं है, तुमने उस औरत को, उस खातून को ये ऑफर दे के कि मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा तो मेरी बीवी बन जाओ, 1,50,000 में कुछ अभी दे देता हूँ, बाकी पैसे कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, तुम्हारी डिमांड पे दूंगा। अब आप अफोर्ड नहीं करते, अब वो कहता है देना पड़ेगा, इस्लाम भी कहता है देना पड़ेगा, कहा ना वादा किया है, अब पूरा करो। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इस क्लॉज को फिल करने जा रहे हो तो अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखते हुए, और कि आप इसको पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप यकीनी बनाएं कि आप एक सर्टेनिटी पे बेस्ड, रैशनल पे बेस्ड वैल्यू दें कि जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। कल तो किसी ने नहीं देखा, बट अगर ये क्लॉज लिख लिया गया जिसमें एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी गई तो फिर कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने इस चीज़ के ऊपर तो आपने बिल्कुल हमें क्लैरिटी दे दी। अब हम बात करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी है, अगर वो लिख दी जाती है तो क्या वो दुल्हन को मिलती है, इसकी किस हद तक स्टिपुलेशन कानून के अंदर है? हाँ, अब आपका पॉइंट ये है कि हक महर जो है वो किस मोड और मैनर में दिया जा सकता है। पहले में हमने फेज़ में ये डिस्कस कर लिया कि हक महर कैश में होता है। दूसरे फेज़ में अब आप उससे सवाल ये करेंगे कि आप प्रॉपर्टी की सूरत में भी दिया जा सकता है, तो बिल्कुल दिया जा सकता है। प्रॉपर्टी के केस में अब ये हस्बैंड वो कहे कि जी मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी है, मैं वो प्रॉपर्टी का 50% शेयर मैं अपनी वाइफ को दे देता हूँ, या मैं 100% प्रॉपर्टी उसको दे देता हूँ, या मेरे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है और मैं एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ, या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस लिख दिया कि जी मैं उसको 5 मरले 10 मरले का एक घर लेकर दूंगा। अब जब आपने 5 मरले 10 मरले लिख दिया तो ये एक अनसर्टन क्लॉज है, क्योंकि इसके ऊपर ये डिफाइन नहीं हुआ, उसको वैल्यू नहीं लिखी आपने ये नहीं लिखा कहाँ दिया जाएगा। अब आप लेट से लाहौर में रह रहे हैं, वो लेट से युगांडा में या कहीं बिल्कुल जहाँ पे सस्ती ज़मीन मिल रही हो 5-10-20 हज़ार रुपये पे, तो वो आपको कहेगा ठीक है जी ये मैंने ले लिया, ये तुम्हारी लिया, ये ले लो। सो इट हैज़ टू बी मेड श्योर कि क्लॉज हैज़ टू बी सो क्लियर, एक्सप्रेस एंड सर्टन कि कल को उसके ऊपर मायूसी ना हो आपको। तो आप लिखवाएं कि भाई आप लिख कह रहे हैं कि 5 मरले का घर मुझे दोगे, कितनी वैल्यू का होगा, 1 करोड़ 50,000, 50 लाख, 2 करोड़, और कहाँ दोगे, कौन से शहर में दोगे, कोई गांव देहात में तो नहीं ले जाओगे, लाहौर शहर में ही होगा। सो इट हैज़ टू बी मेड श्योर कि वो क्लॉज एक सर्टेनिटी के साथ लिखा जाए, ताकि उसके ऊपर किसी तौर पे कल को हमें मसला ना है। ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है जो कि वाइफ को ऑफर की जाती है, और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, बल्कि हक देता है। तो उस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को इंश्योर कराने के लिए कोई मज़ाइका नहीं है कि औरत जो है वो स्पेसिफिकली वो कहे कि मेरी प्रोटेक्शन है, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बता दिया है कि हमें आपकी जो क्लॉज 13 to 16 के अंदर हम महर की जो इकसाम है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि महर मौजल है या गैर मौजल है, और महर की जो रकम है अगर तो अदा कर दी गई है वो कितनी और कितनी बाकी रह गई है, और अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो किस तरह आप देंगे, वो किस तरह उसको लिखा जाएगा, क्या उसकी वैल्यू, वो सारी आप 13 से लेके 16 क्लॉज के अंदर आप डिफ़ाइन करते हैं कि आप हक महर किस फॉर्म में और किस तरह आपको रिसीवेबल होगा। अच्छा सर, हम क्लॉज 17 की बात करते हैं, उसके अंदर निकाह नामे के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई ख़ास शराइत है। अब सर कोई ख़ास शराइत, ये एम्बिग्यूटी है, उसके अंदर इबहाम है कि कौन सी शराइत की बात हो रही है, तो इसके अंदर हमें क्लैरिटी देते हैं कि इसके अंदर दुल्हा दुल्हन क्या कुछ लिखवा सकते हैं अपनी जो मैरिज है या कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, मैंने तो मेजॉरिटी जो निकाहनामे देखे हैं उसके अंदर यहाँ पर लिखा जाता है कि खामन दूसरी शादी नहीं करेगा, खामन मुझे तलाक नहीं देगा, और अगर तलाक देगा तो मुझे इतने पैसे दे देगा, 10 करोड़ पे दे देगा, 50 करोड़ दे देगा।
जबकि असूली तौर पे इस क्लॉज का जो स्पेसिफिक पर्पस था वो ये था कि आप यहाँ पे अपने हक महर की या फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात करते हुए आप उसको एक स्पेसिफाई कर दें कि मोड मैनर क्या होना चाहिए। लेकिन हम इस क्लॉज को अब्यूज़ कर रहे हैं और इसकी अब्यूज़ को अदालतें देखते हुए इसको कलअदम भी करती जा रही हैं। वो कह रही हैं भाई ये नहीं हो सकता, ये नाजायज़ कर रहे हो, ये इसकी इजाज़त नहीं है। क्योंकि आप किसी मर्द को दूसरी शादी करने से रोक नहीं सकते। वो दूसरी शादी करे, वो तीसरी करे, 4 तक जायज़ है, वो कर सकता है, आप नहीं रोक सकते उसे। परमिशन की बात अलग है, बिल्कुल ठीक है। आप उसको रोक नहीं सकते। वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपको डिवोर्स करना चाहता है, आप जो मर्जी कर लें, आप उसको कानूनी तौर पे नहीं रोक सकते। आप उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक बरकरार रखने की कोशिश कर लें कि वो आपको ना छोड़े तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन दुनिया में कहीं पे भी किसी मुल्क में भी आपको ये इजाज़त नहीं है हस्बैंड को वाइफ के अगेंस्ट या वाइफ को हस्बैंड के अगेंस्ट कि वो एक दूसरे से तलाक ना ले सके या वो एक दूसरे को दूसरी शादी से रोक सके। सो इस क्लॉज का जो बेसिक बेनिफिट है जो हम आज मौके पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दें कि मेरा जो हक महर है उसको, जो गैर मौजूद हक महर है, उसको मैं कैसे ले सकती हूँ, किस मॉडर्न मैनर में ले सकती हूँ, किस वक्त ले सकती हूँ। आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई करें रादर देन कि आप एक ऐसा अनसर्टन क्लॉज या एक इलीगल क्लॉज डालें जिसको अदालत वे नहीं करती, वैल्यू नहीं करती। बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपने हमें क्लॉज जो 17 है उसके बारे में भी क्लियर कर दिया कि आप उसके ऊपर क्या चीज़ें लिखवा सकते हैं और क्या नहीं लिखवा सकते। अगर आप गलत लिखवाते हैं तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि अगर आपकी कोई एक शय गलत है तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ उसी हद तक आपकी जो वायलेशन होती है उसको आप निकाल देते हैं। अब सर नेक्स्ट आपसे जो हमारा सवाल ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वुमेन प्रोटेक्शन के अंदर, बहुत वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, वुमेन प्रोटेक्शन के अंदर और औरत को जो हक देता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आती है जो क्लॉज 18 में दी गई है कि आया दुल्हे ने दुल्हन को तलाक का हक तफवीज़ कर दिया है या नहीं। डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स, तलाक तफवीज़। तो सर इसका जो कॉन्सेप्ट है निकाह नामे के अंदर, ये कितना अहमियत का हामिल है और ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, पहली बात ये है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ ने जी तलाक तफवीज़ के राइट को रिकग्नाइज़ किया हुआ है। वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको, और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 है, उसमें इसका जिक्र भी किया गया हुआ है। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाकायदा बयान किया है कि एक मुस्लिम मेल को कैसा होना चाहिए अपनी औरत के लिए, और अगर वो औरत आज़ादी मांग रही है तो उसको वो देनी चाहिए। सो खैर एक वो कॉन्टेक्स्ट है। सो हम बेसिकली तलाक तफवीज़ को जब देखते हैं तो हमारे मुल्क में भी इस्लामिक स्कॉलर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं। कुछ एक शायद ऐसी कम्युनिटी होगी जो इसको एक्सेप्ट नहीं करती ड्यू टू इग्नोरेंस, लेकिन अदरवाइज तलाक तफवीज़ का जो राइट है वो मौजूद। अब तलाक तफवीज़ है क्या? तलाक तफवीज़ ये है कि आप एक राइट ऑफ डिवोर्स जो कि शरीयत ने, इस्लाम ने मर्द को दिया है, वो मर्द ग्रेसफुली अपनी वाइफ को कह रहा है कि मैं तुम्हें अच्छा रखूँगा, लेकिन अगर तुम्हें कहीं ऐसा महसूस हो कि मैं तुम्हें ठीक नहीं रख रहा तो मैं तुम्हें ये राइट तफवीज़ कर देता हूँ, डेलीगेट कर देता हूँ कि तुम खुद इस मैरिज को डिसॉल्व कर देना। अच्छा, अब वाइफ इसको पहले तो कब डिसॉल्व कर सकती है, यूज कर सकती है राइट को? भाई हस्बैंड खर्चा नहीं दे रहा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हस्बैंड मारपीट कर रहा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है आपकी मर्जी के बगैर, या आपको लगता है कि वो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपको आपके राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं। अच्छा सर, तलाक तफवीज़ का प्रोसीजर क्या है? देखिए, तलाक जिस तरह खामन देता है उसी तरह तलाक तफवीज़ में वाइफ उस राइट को यूज़ करती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वाइफ को अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि वो हस्बैंड के शूज़ में तो आ गई है कि वो डिवोर्स को इनिशिएट कर सकती है, लेकिन डिवोर्स किसको कर रही है? अपने आप को। सो इस्लामिक स्कॉलर्स भी ये कहते हैं कि जब भी तलाक तफवीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप डिवोर्स खुद को करेंगे, ना कि आप हस्बैंड को कहेंगे कि जी मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। नहीं, आप कहेंगे जी यूजिंग दिस डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स
मैं अपने आप को इस मैरिज रिलेशनशिप से आज़ाद करती हूँ बाय प्रोनाउंसिंग दिस डिवोर्स। बिल्कुल ठीक है सर। बेसिकली आपने हमें बता दिया कि तलाक़ तफवीज़ से मुराद ये है कि औरत के पास ये राइट आ जाता है कि वो अपनी मैरिज है वो उसको बिल्कुल उसको डिज़ोल्व कर सकती है लीगली, जो कि हस्बैंड के पास राइट होता है। अब सर हम बात कर लेते हैं क्लॉज 19 के अंदर, जिसके ऊपर अक्सर हम ये देखते हैं जो खातून हैं, जो बीवियाँ हैं, वो अपने शोहर के तलाक़ के हक़ पर कोई कदगन लगा देती हैं कि अगर उसने मुझे तलाक़ दी तो उसको ये करना पड़ेगा, अगर उससे दूसरी शादी की तो मुझे तलाक़ दे दे, अगर यहाँ मुझे तलाक़ दे रहा है तो मुझे 1 करोड़ का कर दे दे। तो क्या सर ऐसी जो क्लॉज़ है या ऐसी जो कंडीशन है लगाना कानूनी तौर पर जायज़ है? क्योंकि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का तो तसव्वुर है कि आप कोई शर्त लगा सकते हैं, कोई कदगन लगा सकते हैं, मगर इसके अंदर कोई इस तरह की शर्त लगा देना तलाक़ के हक़ के ऊपर, तो ये वैलिड है? देखिए हमारा ना सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 26 ये मैरिज रिस्ट्रेंट क्लॉज के ऊपर बात करता है। वो कहता है कि कोई भी ऐसा क्लॉज जहाँ पे आप हस्बैंड को सेकंड मैरिज करने से रोकने की कोशिश करें या उसको अपने आपको डिवोर्स देने से रोकने की कोशिश करें, तो ये तो नल एंड वॉइड है। लेकिन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पाकिस्तान के जो अदालतें हैं वो अब इसके ऊपर बात करना शुरू हो गई हैं और वैल्यू करना शुरू हो गई हैं कि अगर इस क्लॉज में औरत सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मांग रही है कि अगर हस्बैंड मुझे डिवोर्स कर देगा तो वो मुझे कोई रीजनेबल अमाउंट दे देगा, रीजनेबल अमाउंट। ओके। अक्सर ऐसा होता है कि इन क्लॉजेस के अंदर लिखा होता है जी 5 करोड़ रुपए दे देगा। बंदा जो है उसकी इनकम है 2 लाख 4 लाख, वो 5 करोड़ कहाँ से देगा आपको? तो अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की हद तक इजाज़त है। आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए अगर क्लॉज आप ऐड करना चाह रहे हैं कि मुझे 20 लाख 50 लाख 60 लाख डिपेंडिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटस बात हो रही है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर हमेशा ये प्रेफर्ड होता है, मेरी तरफ से तो ये हमेशा रिकमेंडेड या एडवाइज्ड होता है कि आप रादर देन सीकिंग अ प्रोटेक्शन ओवर हियर, आप गैर मुअज्जल जो हक महर है आप उसका जिक्र करें कि जी मुझे अगर ये डिवोर्स करेगा अपनी ज़िंदगी में कभी भी, तो मुझे गैर मुअज्जल 20 लाख 40 लाख 50 लाख या अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे देगा। सो इस तरह की क्लॉजेस अगर आप उसमें ऐड करना चाहें तो इसके ऊपर लॉ आपको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड में आपको भी रिसेंट एक जजमेंट का जिक्र कर देता हूँ जिसमें अब तो हमारी हायर कोर्ट्स ने ये कह दिया है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को सीख करते हुए अगर वाइफ यहाँ पर वो ऐड कर देती है कि जी मुझे डिवोर्स की सूरत में कोई सर्टन अमाउंट दी जा रही है तो उसको हम एज ए गिफ्ट डीम कर लेंगे। लेकिन इस्लाम की रूह से मुअज्जल और गैर मुअज्जल के अलावा किसी और तस्वर पे जाना वो नेचुरली, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट्स हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो गैर मुअज्जल। अच्छा सर, आपने इस चीज़ के ऊपर तो हमें क्लैरिटी दे दी है कि जो अगर दुल्हे की तलाक के ऊपर आप हक लगाते हैं तो वो नहीं लगा सकते क्योंकि वो राइट टू लाइफ है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। मगर आप एक रीज़नेबल उसके ऊपर इम्पेडिमेंट्स लगा सकते हैं कि आप कोई इस तरह की सर्टन अमाउंट हमें दे दें अगर तलाक देता है, वो लिखवा सकते हैं। अननेसेसरी अमाउंट नहीं लिखवा सकते। ये बिल्कुल आपने हमें इस पर क्लैरिटी दी। अनसर्टन अमाउंट आप नहीं बिल्कुल लिखवा सकते, इस चीज़ पे आपने क्लैरिटी दे दी। सर अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम देखते हैं कि अक्सर जो ख़वातीन हैं वो मरवत में रह जाती हैं और जब निकाह नामा या निकाह हो रहा होता है तो वो चीज़ें लिखवाती जिसके अंदर जेब खर्च की बात हो रही होती है कि उनका नानो नफ़का कि आपकी, क्योंकि हमें कुदरत ने रोल डिफ़ाइन कर दी हैं कि औरत ने बच्चों की परवरिश करनी है और घर संभालना है, हस्बैंड को संभालना, और जो हस्बैंड है, जो शोहर है, उससे उसके नानो नफ़के की ज़िम्मेदारी करनी है। अगर तो वो प्रोटेक्शन उसकी लेना चाहती है तो निकाह नामे की जो क्लॉज़ है उसके अंदर उसको ये बावर कराया गया है कि आप उसके अंदर कोई सर्टन अमाउंट लिखवा सकते हैं। तो सर वो सर्टन अमाउंट कितनी लिखवा सकती है और कैसे लिखवा सकती है? देखिए पहली बात ये है कि पॉकेट मनी हो जाए या नान नफ़का हो जाए एक ही बात है, और ये क्लॉज़ हमारे पास निकाहनामे में मौजूद है। और यहाँ पे मोस्टली जो मैरिजेस के ऊपर निकाहनामे देखे जाते हैं वो ब्लैंक होते हैं, जबकि ये वाइफ का राइट है कि वो अपना जो खर्चा है वो वहाँ फिक्स करवाए। और जब भी वहाँ पे खर्चा कोई ऑब्वियसली फाइनेंशियल, अब देन अगेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, अब आपका सवाल ये था कितनी होनी चाहिए, ये तो फाइनेंशियल स्टेटस देख कर ही होगा ना। अब अगर एक शख्स है उसकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपये है और आप कह रहे हैं जी कि मुझे 10,000 15,000 20,000 रुपये वो फिक्स कर दिया जाए, तो आप रीजनेबल है, आप लिखवा लें। आप ज़्यादा लिखवाना चाहते हैं आप ज़्यादा लिखवा लें। और जो भी खर्चा लिखा गया है नेचुरली हस्बैंड ने उसको प्रूव भी तो करना है ना। तो हस्बैंड को चाहिए
कि वाइफ ने अगर वो खर्चा ज़्यादा लिखवा रही है तो आप कहें नेगोशिएट करें कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, मेरी इतनी तनख्वाह है या मेरी इतनी इनकम है, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, तो नेगोशिएट करके आप वो वैल्यू को लिखवाएं, लेकिन लाजमन लिखवाएं। मरवत में मत रह जाएं कि जी वो बड़े हैं, हम शादी हो रही है और वो कहेंगे कि सोचेंगे कि जी ये क्या होगा और वो क्या होगा। तो ये चीज़ें आप ड्यूरिंग द टाइम प्रपोजल डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, ये मेरा लीगल और शरई राइट है, ये मुझे दिया जाए। और जब आप ये खर्चा लिखवाएं तो आप उसके साथ 10% इंक्रीज़ या 20% इंक्रीज़ कंसिडरिंग इन्फ्लेशन रेट आप वो लाजमन ऐड कराएं, क्योंकि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया है कानून ने, अदालत ने, उससे लेफ्ट या राइट जाते हुए आपको नहीं देना। बिल्कुल। तो इसलिए आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये स्पेसिफाई करवाएं कि मेरे केस में लेट से मुझे 20,000 रुपये दिया जाए विथ 10% इंक्रीज़, या 1,00,000 रुपया दिया जाए विथ 20% इंक्रीज़, जो भी इंक्रीमेंट है वो आप उसके अंदर स्पेसिफाई करें इन क्लियर टर्म्स, और अदालत आपको वो प्रोटेक्शन देगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये तो चीज़ मेंटेनेंस के अंदर भी आती होगी कि जो आपने ख़र्चा यहीं पे निकाह नामे के अंदर आपने लिखवा दिया क्लॉज 20 के अंदर, तो अगर खुदा ना खास्ता कल को सेपरेशन होती है तो मेंटेनेंस के अंदर भी ये चीज़ आपको कंफर्म कर देती है कि आप इतना दूल्हे से खर्चा ले रहे थे, इतना अफोर्ड कर रहा था, तो वही ये चीज़ वहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन दिलवा सकती है। ये भी आपने बिल्कुल ठीक हमें बात कर दी। सर बात करते हैं 21 जो क्लॉज है निकाह नामे की, जिसके अंदर 21 ए है, बी है, सी है, उसकी डिफरेंट क्लॉजेस भी आ जाती हैं। इसके अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एक तो मैरिटल स्टेटस है दूल्हे का कि वो अगर तो पहले शादीशुदा है वो बताए, अगर उसके बच्चे हैं तो वो बताए, और दूसरी शादी के लिए अगर इजाज़त लेनी है तो वो बताए। तो सर इसका क्या प्रोसीजर और ये किस हैसियत के तहत ये इसमें डाली गई है? देखिए, इस्लाम के मुताबिक तो मर्द के पास 4 शादियों की इजाज़त। ठीक है। क्लॉज 21 में तो पहले आप बताएंगे कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वो बताएगा कि मैं सिंगल हूँ, मैरिड हूँ या डिवोर्स्ड हूँ, और ये तो उसको बड़े क्लियर बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस है। आप अदालत सरकार से भी झूठ बोल रहे हैं और प्रजम्पशन ये है कि आप अपनी बीवी से भी झूठ बोल रहे हैं। तो ये नहीं कि आप बाद में कहेंगे जी मेरी बीवी को तो पता है, बस यहाँ पे लिख दिया जाए, नहीं, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। दूसरी बात ये है कि अगर अब आपका सवाल ये है कि पॉलीगैमी जो सेकंड मैरिज है, अगर ड्यूरिंग आप पहले ऑलरेडी मैरिड हैं और अब आप दूसरी शादी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपको उसमें स्पेसिफाई करना है कि भाई मेरी पहले बीवी कौन है, उसके अंदर बच्चे हैं नहीं हैं, आप उनकी डिटेल्स ऐड करते हैं। और ये अक्सर निकाहवान जो होते हैं वो एक समझ लें कि बड़ी वो इसको इग्नोर कर जाते हैं। ये बड़ी ज़रूरी बात है वाइफ के लिए कि वो वहाँ पे स्पेसिफाई करवाए कि जी उसके बच्चे क्या हैं और उसकी बीवी मतलब वो हयात है, मतलब उसकी डिटेल्स आनी चाहिए। जहाँ तक पॉलीगैमी का आपका सवाल है, उसके ऊपर लॉ बड़ा क्लियर है कि जब तक पहली बीवी रजामंदी जाहिर नहीं करेगी तब तक ये शख्स दूसरी शादी नहीं कर सकता। और अगर आपको ये पता है एज अ वाइफ कि वो पहले मैरिड है, लेकिन यहाँ पे वो निकाहनामे में लिख रहा है कि मैं सिंगल हूँ, तो आप ये जान लें, मान लें कि या तो उसकी पहली बीवी को इसके बारे में पता नहीं, उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ भी कल को करेगा, कल हो सकता है कि तीसरी शादी भी कर रहा हो किसी से। दूसरी बात यह है कि वो आपका खामद है, अगर पहली बीवी ने एक्शन ले लिया उसके खिलाफ तो ये 1 साल के लिए जा रहा है अंदर। ये 1 साल के लिए बाय लॉ अंदर जा रहा है, क्योंकि ये ऑफेंस है कि आप विदाउट द कंसेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ पॉलीगैमी या सेकंड मैरिज कंडक्ट करते हैं, तो वो वाइफ कंप्लेंट इनिशिएट करे और आपको 1 साल तक की सजा से और 1 लाख रुपए जुर्माना मिले, तो वो भी देना पड़ेगा। तो क्या करना है ऐसा खावंद जो जेल और हवालात में रहे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वाइफ टू अंडरस्टैंड कि अगर ये बंदा पहले मैरिड है और आपको पता है मैरिड है, तो इट मस्ट बी मेड श्योर कि वो वहाँ पे कहे कि ये अच्छा। अब दूसरी तरफ खामन के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो लिख देता है कि मैं सिंगल हूँ, बाद में बीवी को पता चला कि ये तो मैरिड है, भाई वो तो 420 की FIR दे देगी आप पे, और 420 में जो प्रोसिक्यूशन है उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी कोई बचत हो जाए। सो इट इज़ देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाटएवर फैक्ट्स हैव टू बी नरेटेड हियर शुड बी केयरफुली एंड ट्रूली ऑनेस्टली डिक्लेयर्ड। बिल्कुल ठीक है सर। आपने जो बात की है कि सज़ा के ऊपर, तो गालिबन इसके ऊपर 3 महीने की सज़ा है और 1 लाख रुपये जुर्माना है अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अच्छा सर, क्लॉज 22 की बात करते हैं जिसके अंदर निकाह ख्वाह की तफसीलात की बात की गई, उसका नाम, उसकी वल्दियत। तो सर इसकी ज़रूरत होती है निकाह के अंदर कि आपने उसकी भी डिटेल देनी है? अच्छा देखिए, पहली बात ये हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा मसला है कि हम जब निकाह के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं जी निकाह ख्वाह को बुलाएं। ये निकाह ख्वाह कौन है जी? पता नहीं, कोई लाइसेंस्ड होता है या कोई बहुत स्कॉलर होता है।
इस्लाम में निकाह ख़वान जो है वो कोई भी हो सकता है, निकाह पढ़ाना कोई भी पढ़ा सकता है इसके लिए। और पाकिस्तान के कानून में भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि निकाह जो है वो निकाह ख़वान पढ़ाएगा, और इवन शरीयत में कहीं नहीं लिखा हुआ कि निकाह ख़वान अगर निकाह ख़वान नहीं पढ़वाएगा, निकाह अगर निकाह ख़वान नहीं पढ़ाता तो वो निकाह जायज़ नहीं है। जो निकाह की जो बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट इस्लाम और लॉ में है वो बड़ी क्लियर है कि एक ने हस्बैंड ने ऑफ़र की, वाइफ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके अगेंस्ट एक कंसिडरेशन में हाथ डिसाइड हो गया, और बीच में दो गवाह आ गए, दो गवाहों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, दैट्स इट। अब हमारे लॉ में और इसकी रूल्स में मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि हमारे जो रूल्स हैं उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है लॉ के अंदर कि ज़रूरी नहीं है कि निकाह ख़वान ही पढ़ाएगा। निकाह ख़वान जो है उसके अलावा अगर कोई शख्स उसको पढ़ाना चाहता है तो वो भी पढ़ा सकता है। तो इसके ऊपर कोई ममानियत नहीं है, कोई बार नहीं है, वो आप कर सकते हैं। बस आपने मेक श्योर ये करना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ बन रही है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, आपने उसको रिपोर्ट करना है, इसको रजिस्टर करवाना है। एक आप जो निकाह पढ़ा रहे हैं वो इसको रजिस्टर करवाएंगे, और दूसरा जिसने आपको ऑथराइज किया था या आपको इंटरेस्ट किया था ये मामला, वो खामन भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, उसकी भी ये जिम्मेदारी है। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो चाहे वो निकाह ख़वान हो या कोई दूसरा शख्स हो जिसने कहा जी मुझे तो बस इन्होंने ज़बरदस्ती बुला के उन्होंने कहा जी निकाह पढ़ा दे, तो मैंने पढ़ा दिया, तो जिम्मेदारी रजिस्ट्रेशन की आपके ऊपर भी आ गई। आपने नहीं करवाया 3 महीने की सज़ा है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। आज हमने जो निकाह नाम है हमने उसको डिटेल से डिस्कस कर लिया है, उसकी एक एक क्लोज़ के ऊपर बात कर ली है कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको रजिस्टर कराना क्यों ज़रूरी है, उसके अंदर जितनी भी क्लॉजेज हैं हमने उसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया। अगर स्पेसिफिकली हम ये का बात करें, अगर दूल्हा दुल्हन अगर हमारा शादी करना चाहते हैं तो हमारा ये पॉडकास्ट लाजमी देखें, जिसके अंदर उनको टर्म्स एंड कंडीशंस पता लग जाएं कि मैरिज के अंदर क्या चीज़ें लिखवानी हैं और किस तरह लिखवानी है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और इस पर हमें फ़ीडबैक भी चाहिए, और हमने आपकी फ़ीडबैक के ऊपर ये सारी पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करा।